जब भी आपके सामने वर्ड आएगा बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज मीन कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इसमें वेरिएशन आती है। ओके, एनी प्रॉपर्टी जिसमें चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मीन के टेम्परेचर विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Temperature is the thing which you are going to change your own. Okay? Temperature is the parameter which you are going to change your own. इसको आप चेंज कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डेंस में आप क्या करेंगे, आपने वो प्रॉपर्टी मेजर करेंगे। सर एक सर कुछ चेंज एब्रप्ट आता है, कुछ ये बात की बातें हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे, ये बात ये बताएंगे। अच्छा जी, अब ये जो चेंजेस हैं इनको आपने स्टडी करना। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि इसमें आप कोई बताए कौन सी चेंज हो सकती है थर्मल। अगर आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो बताया, जिसने थर्मल एनालिसिस नहीं पढ़ा हुआ है या कहीं से जिसका नाम भी नहीं सुना, इसमें बताया क्या चीज़ हो सकती है जो टेम्परेचर से चेंज हो सकती है। सर एक्सपेंशन हो सकती है, उसकी वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मैस, वॉल्यूम और लेंथ। वॉल्यूम हो गया तो वो एरिया आ गया है। हाँ, स्पेसिफिकली आप कर सकते हैं कि अगर शियर आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ रही है, टेंसाइल चेंज आ रही है, की स्ट्रेंथ और नहीं, अगर डिकम्पोज नहीं हो रहा तो फिर वो डिपेंडेंट वो आपका थर्मली स्टेबल नहीं है, या एक खास टेम्परेचर पे जाके अगर स्टेबल है तो फिर उसमें चेंजेस नहीं है। तो इट मीन्स कि जितनी भी प्रॉपर्टी P stands for properties, means P is a function of temperature. P is a function of temperature. ये कोई भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो यूजली जो हम लेते हैं, एक तो ये प्रॉपर्टी हम लेते हैं वेट लॉस। ओके, मीन के अगर ये P जो है वो आपके पास वेट लॉस है तो वेट लॉस और मैस लॉस और डिकम्पोजिशन केमिस्ट्री में यही होती है ना कि जब आपका जो कंपाउंड है वो खराब होता जाए। अच्छा, विद चेंज इन टेम्परेचर, तो ये प्रॉपर्टी आप टेम्परेचर से लेंगे और जब ये प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो इसके लिए जो एनालिटिकल टेक्निक यूज होगी या जो आप मेथड या मॉडल यूज करेंगे उसको हम कहते हैं PGA। ओके, दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक एनालिसिस। कुछ बुक्स में ये थर्मो और ग्रेविटी सेपरेट भी लिखा होगा, ठीक है, और कुछ जगहों पे ये एनालाइजर लिखा होगा। एनालाइजर में वो इंस्ट्रूमेंट जो ये चीज़ मेजर करता है, जो वेट लॉस को मेजर करेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसको आप क्या कहेंगे, ठीक है। फिर अगर ये प्रॉपर्टी जो है P, जो हम फंक्शन कह रहे हैं, P इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर तो ये चेंज इन टेम्परेचर आप फाइंड कर रहे हैं, ये कितनी मजे की बात है। मैंने लिखा है चेंज इन टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आपका मटीरियल होगा, क्या होगा, मटीरियल होगा और साथ में आपने एक रेफरेंस मटीरियल लिया होगा, ठीक है, आपका सैंपल और रेफरेंस मटीरियल, उनमें जो चेंजेस आएंगे तो डेल T इज एक्चुअली
टेम्परेचर ऑफ सैंपल माइनस टेम्परेचर ऑफ रेफरेंस। ओके, इससे जब अगर ये चेंजेस आप फाइंड करेंगे, वैसे चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? डेल्टा टी। It is the homosexuality. Energy transfer. Energy. Order to cooler. Order to cooler. Energy changes with the difference in temperature. That is called heat. जब भी एनर्जी चेंज हो रही होती है with the difference in temperature, उसको हम क्या कहते हैं? तो that energy, that specific वो एनर्जी जो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से आप फाइंड करते हैं, उसको कहते हैं हीट। तो बात तो बेसिकली हम हीट फाइंड, हीट इज द अल्टीमेट प्रॉपर्टी। अगर जब आप सिर्फ डेल टी वर्सेस टेम्परेचर बनाते हैं तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल Scan. थर्मल Analysis. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? और इसमें अगर अब ये प्रॉपर्टी जो है, इसके बात करेंगे बाद में, फिर इसी तरह अगर आप डायरेक्ट हीट फ्लो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हीट फ्लो, जिसको आप यूजली आप फ्लो से लिखते हैं या चेंज इन फ्लो लिखते हैं। हीट फ्लो इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो, तो जिससे ये हीट फ्लो मेजर किया जाता है, जो चेंज इन टेम्परेचर, उसको हम क्या कहते हैं? वो जो आपने करना चाहिए डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमीटर हम कम यूज करते हैं जब हम हीट फाइंड कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी, ठीक है, उस वक्त आप कैलोरीमीटर यूज करते हैं। फिर इसी तरह से आप जब कैलोरीमीटर हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं, तो फिर आप हीट ऑफ फ्यूजन भी निकाल सकते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन का पता है? आप हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी निकाल सकते हैं, मेल्टिंग निकाल सकते हैं, आप क्रिस्टलाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फिर उसी से आप काइनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं, जो थर्मल डिग्रेडेशन की काइनेटिक्स, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। करते हैं टीजी कर्व, तो वो क्या होती है? कर्व होते हैं, थर्मोग्राविमेट्रिक कर्व। जब आपने बात की थी वो क्या थी? दिस स्पेसिफिक कर्व इज रिलेटेड टू लॉस इन वेट लॉस। मीन स्पेसिफिकली आप यहाँ पे वेट लॉस होता है आपके पास, वेट परसेंट में लेते हैं आप, इसमें वेट परसेंट, मैस परसेंट भी हो सकता है, और ये क्या होगा? वर्सेस टेम्परेचर, वेट वर्सेस टेम्परेचर। अब इसकी जो कर्व बनती है वो डिफरेंट हो सकती है, ये ऐसी कर्व भी हो सकती है, ठीक है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, एक मार्कर होगा, ये ऐसी भी हो सकती है। ये डिफरेंट कर्व की शेप हो सकती है। अब होता क्या है, बेसिकली ये वेट परसेंट है, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेट इंक्रीज होता जाता है। हाँ, एक अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाऊँ, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, चलो इसको निकाल सकते हैं डिफरेंट। अब ये आपके पास 4 डिफरेंट कर्व है,
इससे और भी डिफरेंट आ सकती है, ठीक है। Yes. मगर ये देखना है कि कर्व की जो भी शेप हो, एक तो सबसे पहले अब ये कौन सी हो रही है, वो क्या है, वेट लॉस, डीकम्पोजिशन, Due to दिस इज आल्सो कॉल्ड डिग्रेडेशन, मगर दिस इज द थर्मल डिग्रेडेशन। कौन सी हो गई, Thermal degradation. थर्मल डिग्रेडेशन। ये आपके जो वो पॉलीमेरिक डिग्रेडेशन के ये साथ उसके अंदर है। ये part है। जी सर है। तो थर्मल डिग्रेडेशन होगी है। अब इसमें जितने स्टेप्स बने होंगे, मतलब ये जो ब्लैक वाली है, ये एक स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी स्टेप्स होंगे जी। हम कहेंगे कि ये कंपाउंड इतने स्टेप्स में डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर उसके 5 ये स्टेप्स हैं तो हम कहेंगे इसके 5 स्टेप्स थर्मल डिग्रेडेशन। अगर एक स्टेप हो रहा है तो 1 step. तो 1 स्टेप, बाकी आप कर सकते इस तरह वो आपके सैंपल का आ जाए, ठीक है। मगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन, थर्मल डिग्रेडेशन जितने स्टेप्स होंगे, इफ इट इज 1 यू विल कॉल इट 1 स्टेप डिग्रेडेशन, गद्दे की वजह से 2 3 4 5 जितने भी आते हैं। अब ये सैंपल कंपाउंड टू कंपाउंड या जो आपका पॉलीमेरिक मटेरियल है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। उसकी थर्मोप्लास्टिक है, वो किसी और स्टाइल से डिग्रेड होगा, थर्मोस्टैटिक मटेरियल है, वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। थर्मोप्लास्टिक अगर एमॉर्फस है उसका रिस्पॉन्स कुछ और होगा, थर्मोप्लास्टिक अगर क्रिस्टलाइन है वो कुछ और होगा, थर्मोप्लास्टिक अगर सेमी क्रिस्टलाइन है तो उसका बिहेवियर रिस्पॉन्स उसकी कर्व डिफरेंट है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जब भी कोई मटेरियल आया तो उस पर फिर बात होगी जब आप आगे काम करेंगे। अब इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, कोई भी कर्व जब आपके पास आती है उसके लिए आपके पास 3 बेसिक इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर किसी भी कर्व से आप जो मैं अभी बताने लगा हूँ वो इंफॉर्मेशन अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं दैट इज़ सफिशिएंट। बाकी उसके बाद की बातें हैं कि आपने उसको जो है वो कितनी डिटेल में जाना है, इट्स अप टू यू। मगर ये 3 बातें जो हैं ये ज़रूर होनी चाहिए। पहली ये कि कोई वो टेम्परेचर बताएं जिस पे मैक्सिमम लॉस हो रहा है, वो टेम्परेचर बताएं जिसमें कंपाउंड का मैक्सिमम लॉस हो, तो उसका बेनिफिट क्या है। जब ये आपके पास कर्व आ जाती है उसका बेनिफिट ये है कि आप उस मटेरियल को, जब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि दिस इज द रेंज वेयर योर कंपाउंड इज गोइंग टू डिकम्पोज विद मैक्सिमम परसेंटेज, तो उस पॉइंट को फिर जब कभी आप उसको एप्लीकेशन कर रहे होते हैं उस मटेरियल की, तो आप उस टेम्परेचर पे काम नहीं उससे लो में रख के आप काम करते हैं। हाई में रख के कर सकते हैं, वो वैसे ही और बारिश हो जाएगा, कंपाउंड ही नहीं। एक पॉइंट। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कब निकालना है जहाँ पे लॉस, तो उसमें आपने वो स्टेप देखना है जिस स्टेप में मैक्सिमम लॉस हो रहा है। अब अगर मैं ये रेड कर्व देखूं, अच्छा अब ये स्टेप से निकालना, अब ये तो मैंने बड़ा क्लियर स्टेप बना दिया, समटाइम ऐसा भी होता है, इनमें से स्टेप्स निकालना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपने टेंजेंट ड्रा करना, कैसे कि ये एक पॉइंट है, इसको यूं कर लें, इसको यूं कर लें, दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। ओके, ये मैथमेटिक्स के रूल है। जब भी हम कोई लाइन ड्रा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कर्व। अब वो आपके आगे मुकद्दर है कर्व कैसे आ जाता है, ठीक है। मगर उस कर्व से खेलना ये मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह अब ये फीलिंग्स आ रही हैं आपको, उसको यूं कर लें, ये आ रही है, ठीक है। फीलिंग्स भी आती है, फीलिंग्स आती है, ये आँख होती है फील करने वाली। अगर ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स ना आ रही हो तो फिर यू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई द फीलिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब इनमें यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो रहा है। अब मैक्सिमम लॉस कैसे आप निकालेंगे, वो ये है कि अगर आपने कंपाउंड लिया है, सपोज कि 100% कहते हैं, परसेंट यहाँ पे 100 है,
ठीक है, मैं ये फिलहाल की रेड आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे 100 है, ये 90, 80, 50, 40, 30, 20, 10 and 0। अच्छा ये कर दो, ठीक। अगर आपको ये कहा जाता है कि आपने वो टेम्परेचर बताए जहाँ पे 10% लॉस हुआ है, ठीक है, वो टेम्परेचर बताएं जहाँ पे कंपाउंड का 10% अल्लाह के वाले हो गए। तो ये जो 90 है, ये 100 से 10% लॉस हो तो हम 90 तक पहुँचते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट आप टेम्परेचर फाइंड करें, ठीक है, उसको आप कहते हैं T10, T और सबस्क्रिप्ट में 10 लिखते हैं, उसको कहते हैं T10। मीन कि 10% लॉस जब हो गया उस वक्त टेम्परेचर बताएं। अब जिस तरह की कर्व होगी उस तरह का आपका टेम्परेचर, अगर सपोज कि कोई कर्व ऐसे आती है, इसका टेम्परेचर इधर आएगा, मीन कि ये थर्मली लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है। अच्छा जी, सर ये 5 वाली क्या बात की आपने? कौन सी वाली? 5 वाली Five? नहीं, ये जो अभी आपने बात की इसका थोड़ा मीट कर, ये वाली बात, ये मैंने कहा था अगर कोई मटेरियल ऐसा होता है कि कुछ इस तरह से आ जाए तो अब इसका T10 पर 10% लॉस है, वो इस टेम्परेचर से लेस हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं, कंपाउंड ए और ये कंपाउंड बी, और टेम्परेचर आप 0 से इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन डिग्रेड होना शुरू होगा? इसकी कर्व तो ये थर्मली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो पॉलीमेरिक जो बिहेवियर है वो आपको इस तरह बिहेवियर हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। इसी को टी यूजली, अब ये एक और चीज देखी जाती है, ये तो T10 है मगर डिग्रेडेशन तो यहाँ से स्टार्ट होगी, है ना। तो इस टेम्परेचर को जहाँ से ये डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, ये वाली, इसको कहते हैं T ऑनसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑनसेट टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर जहाँ से वो उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई है, वो एक कॉस्मिक से हट जाता है, तो उसको हम कहते हैं T ऑनसेट। ये भी बहुत अच्छी इंडिकेशन देता है थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। अच्छा, समटाइम कुछ मटेरियल होते हैं जिनका T ऑनसेट तकरीबन सेम ही रहता है, ये एक्सपीरियंस हुआ है, मगर T10 में वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। ये कंपाउंड भी वेरी करता है डिफरेंट कंपाउंड को। तो फिर वो जिस सॉल्वेंट पे बने हुए हैं, मतलब अगर कोई वाटर में बना हुआ है तो वो पहले 100-150 तक तो वाटर रिमूव होगा। अब अगर कोई अदर पे बना हुआ है वो उससे पहले रिमूव होगा, मगर डिग्रेडेशन तो स्टार्ट हो जाएगी। तो यूजली 200-250 तक जो है वो एक सॉल्वेंट में अप्लाई होता है, ये देखने में आया, ठीक है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि 10% वेट लॉस पे कंपाउंड पीछे कितना बच गया था, ये निकालना है, ठीक है। 10% वेट लॉस पे कंपाउंड पीछे कितना बच, सपोज अब इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ मच क्वांटिटी हैव यू प्रोवाइडेड टू द टेक्नीशियन। अब अगर आपने उसको 1 ग्राम दिया, उसने 1 ग्राम, तो जब भी ये आपके पास कर्व आती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि हमने इस सैंपल का 1 ग्राम लिया या 2 ग्राम लिया या 3 ग्राम लिया। अगर उसने 1 ग्राम लिया सैंपल, ठीक है, तो यहाँ पे 10% लॉस हो गया, तो 10% ऑफ 1 क्या होता है? 10% ऑफ 1, ठीक है। अब वो जो होगा उसको फिर आप उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो एट दैट आपको वो आंसर मिल जाएगा कि इतना कंपाउंड पीछे बच गया, ठीक है। इसी तरह आप 80 पे, 50 पे, 40 पे, जहाँ पे मर्जी ले,
अब जो अगला पॉइंट है, एक तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंफॉर्मेशन है मैक्सिमम टेम्परेचर, वो रेंज जिसमें मैक्सिमम लॉस हो रहा है। तो ये देखिए ये पॉइंट है और एक इसलिए ये पॉइंट बनता है, ठीक है। इसमें देखें कितना है, 100 है और यहाँ पे कितना लॉस हो गया, 70% लॉस हो गया। दिस इज 30, तो कितना लॉस हो गया, 70%। तो ये वो रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो रहा है। तो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी टेम्परेचर रेंज देखेंगे आप, जो भी आती है, ठीक है। टेम्परेचर रेंज तो ये बता देगी कि इस रेंज में जो है आपका कंपाउंड मैक्सिमम थर्मली डिग्रेड है। तो इस रीजन में आप काम आ रहे हैं। अब क्या हो सकता है, टी ऑनसेट सेम हो सकता है मगर ये मैक्सिमम रीजन चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया रेंज, मगर इसमें टी मैक्स निकालना कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे मैक्सिमम डिग्रेडेशन होगी। तो वो यूजुअली ये पार्ट इसका ये सेंट्रल पॉइंट होता है। मगर इस सेंट्रल पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और कर्व बनाई जाती है जिसको कहते हैं DTG, डिफरेंशियल थर्मल ग्रेविमेट्रिक कर्व। So ये point बता दें। अब ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पे एरर के चांसेस हैं कि आप यहाँ से लेके ये भी पॉइंट निकालते हैं। यूजुअली इसका सेंटर पॉइंट होता है ये और इसका सेंटर पॉइंट लेके इसका टेम्परेचर होता है, उसको हम कहते हैं T मैक्स। ये वो टेम्परेचर जिसपे मैक्सिमम डिग्रेडेशन हो, वो तो टी ऑनसेट था। वो टी ऑनसेट है। ये यहाँ से यहाँ तक का सेंटर, टी ऑनसेट ये है, स्टार्ट हाँ यहाँ से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम डिग्रेड तो सर मैक्सिमम डिग्रेडेशन T30 पे हो रही है, मतलब क्योंकि T10 पे होनी चाहिए। T30 किधर हो रही है? ये तो सर 30 पे वेट 30% लॉस आपने किया ना वेट। नहीं 70% लॉस हो गया। तो सर फिर हम लोग 100 पे नहीं कहेंगे मैक्सिमम उसको। नहीं यहाँ पे तो 100% मीन मैक्सिमम सैंपल इज अवेलेबल। यस अब वो डिग्रेड होना शुरू हो गया। यस। अब इसमें देखें कि यहाँ तक जब 90 पे आया तो 10% डिग्रेड हो गया, जब सर 30 पे आया तो 70% हो गया। 70% डिग्रेड हो गया। फिर 80% भी तो होगा ना। हो सकता है, मगर हमने तो ये कर दो कि आगे कर्व जो है वो नीचे जाते जाना शुरू होगी। यहाँ सामने ऐसा होता है कि कर्व आगे जाके स्टेबल हो जाती है, ठीक है, जिसको आप 4 मोड भी कहते हैं, जो पीछे मोड बच गई, ठीक है, रेसिड्यू जिसको बोलते हैं। अच्छा अब ये पॉइंट आ गया। अब ये आपका, अब इसको एग्जैक्टली निकालने के लिए मैथमेटिक्स का एक रूल है कि आप डिफरेंशियल ले लेते हैं। जब भी किसी चीज़ का आप डिफरेंशियल लेते हैं तो वो आपको एक शार्प पीक देता है। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, उसका रूल है कि जब भी आप डिफरेंशियल लेते हैं तो वो आपको कर्व को एक फर्स्ट ऑर्डर कर्व में कन्वर्ट कर देता है। फर्स्ट ऑर्डर जिसको डिफरेंशियल कहते हैं, तो उससे पीक शार्प हो जाती है। अगर इसका मैं DTG बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जस्ट आप देख लें, ये अब इसकी निस्बत ये पीक शार्प पीक है, तो इसको आप फिर यूजुअली ये इसके करीब की होती है, ठीक है। जब तो इतना वो अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छी होती है जब उसकी। अब ये जो ग्रीन वाली मैंने बनाई है इसको DTG कहते होते हैं, डिफरेंशियल थर्मल ग्रेविमेट्रिक कर्व या TG कर्व, ठीक है। फिर एक पॉइंट होता है रेसिड्यू के, जहाँ पे ये एंड पे आके, अब अगर तो ये पीक ऐसे होगी, अगर तो ये यूं जा रही है तो इसका मतलब है ये सारा ही चल गया। अगर तो ये कुछ यूं जाए, ऐसे आके यूं हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक डिग्रेडेशन हुई है। फिर कुछ इसमें ऐसे मटेरियल्स आ गए हैं जो कि फर्दर डिग्रेड नहीं हो रहे। तो इस यूजुअली ये जब हैवी मेटल्स जब मेटल्स आती हैं तो फिर फर्दर उनकी डिग्रेडेशन हाई टेम्परेचर पे वो रेजिस्टेंट शो करती हैं, तो वो नहीं होती, तो वैसे ही वो कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। अगर आपका पॉलीमर मटेरियल है जिसमें कार्बन की चेंज होती है तो फिर ये भी है, अगर आपका ऐसा पॉलीमर है जिसमें एरोमेटिक रिंग्स हैं, ठीक है, तो वो थर्मली स्टेबल पार्ट हो जाता है।
जब भी एरोमेटिक यूजली ये भी देखा गया है, जब आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं, अगर मेटा से मेटा आप जोड़ रहे हैं ना चीज़ों को, तो वो चीज़ हार्ड स्टिफ स्ट्रॉन्ग बनती है, तो उसकी रोटेशन डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आप पैरा टू पैरा बेंजीन करेंगे ना, उसकी पैरा पोजीशन जब अटैचमेंट होती है ना, तो उससे जो कंपाउंड बनता है या जो पॉलीमर बनेगा, उसकी रोटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, रोटेट नहीं करना, मेन के उसको घुमाना या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर उसकी जगह आप डबल बॉन्ड वाले आप वो क्या कहते हैं उसको, एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक चेन डाल देते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, ठीक है। तो मटेरियल इलास्टोमेरिक या ये बात की बात है, तो उससे भी आइडिया हो जाता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी से आपने जो कंपाउंड बनाया है आपको पता है, बना लिया, आपको पता है आपने उसके प्रीकर्सर कौन कौन से लिए, रिएजेंट्स कौन से लिए, जो पॉलीमर बना, अगर उसमें एरोमेटिक रिंग्स हैं तो उसकी कर्व आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक दैट इज मोर थर्मली स्टेबल एज कम्पेयर टू पॉलीमर हैविंग एलिफैटिक चेन्स। या इसी तरह अगर जिसमें ब्रांचिंग आ गई है या जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, कुछ में कम है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट वो यूज करके भी आप कर्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर 3 थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वन की ऑनसेट, जहाँ से वो डिग्रेड होना शुरू हो रहा है, मैक्सिमम एंड रेजिड्यू, फिर उससे आप वेट भी निकाल सकते हैं, फिर आप उससे बता सकते हैं कि कितने स्टेप्स में डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ एक स्टेप में डिग्रेड हो जाती है तो इट मीन्स कि उसमें उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर नेचर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, या वो हो सकता है कि एक ही तरह का मटेरियल हो। हाँ, पॉलीमर में यूजली ये भी होता है कि एक दफ़ा वो चेन ब्रेक हुई, स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट नहीं हो जाता है सामने, जिसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं, या बोलते लास्ट में बात की स्ट्रेन हार्डनिंग। सपोज उसमें कुछ सॉल्वेंट है या उसमें कुछ स्पेस है, ऐसे पॉलीमर जिनमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो उनमें है पॉइंट्स पे स्पेस वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जो वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसमें जो है थर्मली वो लेस स्टेबल होते हैं। अब हो सकता है कि कोई एक आध चेन उसमें से टूटी, बाकियों की जो है वो उसमें उसके बाद वो कॉम्पैक्ट हो गई, ठीक है। तो हो सकता है कि इनिशियली थोड़ा सा जल्दी डिग्रेड हो, फिर आगे जाके स्टेबल हो जाए, अगला स्टेप के बाद फिर हाई टेम्परेचर पे जाके फिर वो डिग्रेड हो। तो इस तरह की शेप्स जो है वो डिफरेंट आ सकती है। ठीक होगी बात, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई टीजीए के हवाले से। चलिए टेम्परेचर ये आप पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक 600 800 तक भी जाते हैं डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब ये आप पे है कि आप उस इंफॉर्मेशन को कौन सा टेम्परेचर, इवन कि इसमें स्टेप साइज भी दिया जाता है, हीटिंग रेट भी दिया जाता है, ये टाइम के अगेंस्ट दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। अच्छा, जब डिफरेंशियल की बात हुई है तो उसमें कर्व कैसी होगी, बैंड सा होगा, है बैंड सा। तो अब ये याद रखें, डीएससी में भी बैंड करता है। जब कोई डी का वर्ड आएगा ना डिफरेंशियल का, तो ये जरूर समझेगा कि लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, उसमें इस तरह का कुछ बैंड होगा, ठीक है। ये वो शार्प पीक की तरफ, अगर इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 शार्प पीक्स आनी चाहिए। उसी पे फिर रेजोल्यूशन की बात होती है, कितनी अच्छी रेजोल्यूशन आ रही है इंस्ट्रूमेंट में, उसकी सेंसिटिविटी कितनी अच्छी है, वो फिर इंटरव्यू के साथ। अब डी ए में क्या कहा था मैंने, डी चेंज इन टेम्परेचर बेसिकली सैंपल माइनस रेफरेंस। तो ये वर्सेस आप टेम्परेचर लेते हैं, तो जहाँ पे 0 होता है नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है। यही रूल डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में यूज होता है और डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में। अब रेफरेंस मटेरियल है, कौन बताएगा मुझे, आपकी क्लास के हिसाब से लाइक कौन है, आप नहीं। ये मैं लाइक इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपसे आगे हूँ, आपकी एज में शायद मैं इतना लाइक ना होता, जिनमें आप में से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, सवाल सवाल ये है
कि डेल्टा टी नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब? सर एंडोथर्मिक में नेगेटिव होगा और एक्सो में पॉजिटिव। जिसमें सैंपल लिख के बताना, लिखो पहले। सर जिसमें सैंपल ज़्यादा होगा नहीं वो तो ठीक है, मगर इन्होंने पेपर आप कुछ बोला कि नाम क्या आपका? क्या बोल रहे मोबाइल जरा बोले, जरा जोर से बोले। जरा शोर से बोलते। देखिए जरा माइंड में यूज करें, मेरा आपकी क्लास में रेफरेंस जो ज़्यादा होगा, रेफरेंस ज़्यादा होगा और जब सैंपल जो है वो हमारे पास कम होगा। रेफरेंस की वैल्यू ग्रेटर होगी यस और सैंपल की का कम टेम्परेचर कम होगा, मीन कि सैंपल हीट ले रहा होगा, एब्जॉर्ब कर होगा, सैंपल हीट एब्जॉर्ब कर होगा। एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अगर सैंपल आपका हीट एब्जॉर्ब करे वो कौन सा प्रोसेस होता है? एंडो एंडो। इसका मतलब है कि जब नेगेटिव वैल्यू आप नेगेटिव में कन्वर्ट जाएगी तो एंडोथर्मिक एंडो। होगा। ठीक है, बस कर्व क्या कैसे आएगी? यू। मगर डिफरेंशियल आएगी तो कर्व बनेगा। अच्छा, आप इसी तरह ऐसे हैं? अच्छा, अब ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एंडो और ये एक्सो। एक्स। विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, मीन कि आपका सैंपल रेफरेंस से अगर हीट ले रहा है तो क्या होगा? एंडो। अगर रेफरेंस को हीट दे रहा है तो एक्स। ये कर, अब ये तो मैंने जीरो से बनाया ना, अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो तो फिर भी आपने देखना है कि अगर डिफरेंस जो है सारी वैल्यू पॉजिटिव टेम्परेचर चेंज ना हो तो फिर रेफरेंस वाला तो सैंपल हमारा नहीं है सर। शहबाज नाम है ना जी। सैंपल से रेफरेंस में जा रहे मीन कि आप जब स्कैनिंग करें तो मटेरियल आपका कहीं पे भी जो है उसकी हीट जो है वो उसको एब्जॉर्ब ना करनी पड़े, कहीं पे भी वो आपकी सारी की सारी कर्व जो है वो एक्सो में है, मीन कि वो हीट दे रहे हैं। अब वो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो बात की बात है, ठीक है। और अगर वो थ्रू आउट स्कैनिंग जो है वो हीट एब्जॉर्ब भी करता जा रहा है तो वो फिर क्या होगा? ये सिंपल सी बात है। इससे आपको ये, इससे भी आपको रिस्पॉन्स उसकी, अब इससे आपको एक्सो और एंडो का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि Yes. सैंपल आपका किस टेम्परेचर पे वो एक्सो का बिहेवियर शो करेगा और किस टेम्परेचर पे एंडो का बिहेवियर। सर अगर वो ना अब्जॉर्ब कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रेफरेंस और सैंपल दोनों एक ही है, फिर इस स्टेट का फिर तो वो जीरो पे होगा ना। हाँ, फिर जो रेफरेंस की जो कर्व होगी ना वही रहेगी, जो भी रेफरेंस, इट मींस कि आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसकी वो जिस तरह आप वो करते थे जीरो ब्लैंक करके तो उसके अगेंस्ट रन करते हाँ वो करते थे, ठीक है। तो ये भी है जो आपको थर्मल एनालिसिस है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह आपके पास TSC है, इसमें भी क्या होगा? डिफरेंशियल। इसी तरह की बैंड आएगा। अच्छा, और मगर इसमें आप हीट फ्लो देखते हैं, क्या देखते हैं? हीट फ्लो, वो भी इसी तरह है। लॉस्ट होते जा रहे हैं। ये ऐसे भी कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? इधर अच्छा, अगर ये नेगेटिव ऊपर चला जाए, पॉजिटिव नीचे आ जाए, इस तरह साइक्लिक पोलरिमेट्री में हो सकता है। आप जब स्केल चूज करते हैं
वो साइकिल में होता है। ऊपर वाला फिर क्या हो जाएगा? एंडो, नीचे वाला एक्स। तो इस शेप लेके आपने दोहराना बिल्कुल दिया, साथ में एक्सिस भी देखेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, ये सर ये आपको ये बताया था, उधर कुछ और है अरे हिंट मिल गया, हैं? हिंट मिल गया, हिंट मिल गया। ओ वाह, जरा जोर से बोलो। ठीक है ये तो आप- ठीक है, एंडो और इस तरह। अच्छा, इससे फिर आपको यूजली यहाँ पे हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री जो है, कैलोरीमेट्री जो है, इसकी एक और बड़ा अच्छा यूज है, वो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना। क्या निकालना? वो मैं इसके बाद बताऊंगा आगे, वो मैकेनिकल एनालिसिस में आएगा। या ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री से भी फाइंड करते हैं। और वो कैसे? कि वहाँ पे एक ऐसी हल्की सी कर्व आएगी, ऐसे भी हो सकता है, तो उसकी बात बताओ, बस हम लिख दें, वो सेपरेट बताऊंगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ से फिर आप ये जो होती है यूजली, अगर यहाँ पे अगर ये कर्व कुछ ऐसे बन जाए, ठीक है, ऐसे हल्का सा ये आगे फिर ऊपर चली जाए, तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं TEG, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? जब भी कोई पॉलीमर जिसको आप हीट करते हैं तो वो ग्लासी स्टेट से रबड़ी स्टेट में चला जाए। अब ग्लासी स्टेट कौन सी होती है? ग्लास को जहन में लाएं, ब्रिटल होगा, हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उससे जब वो रबड़ी स्टेट में के जिस तरह इलास्टिक रबर टाइप होता है उस स्टेज में आएगा। तो वो जो ट्रांजिशन है, वो जो ट्रांजिशन होगी उसको क्या कहेंगे? ग्लास ट्रांजिशन। और वो जो टेम्परेचर होगा उसको कहेंगे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इट मीन कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे जो है मटीरियल आपका हार्ड होगा, और ग्लास ट्रांजिशन से ऊपर जो है वो मटीरियल आपका रबड़ी होगा, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वीक होगी, डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू द पॉलीमर बिफोर ग्लास ट्रांजिशन। ठीक है, तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बेसिकली क्या है? ऐसा टेम्परेचर बिटवीन रबड़ी और ग्लासी स्टेट के इनवर्टेड ट्रांजिशन, इस पे डिटेल में बात करें 50% हो 50%। ठीक है, और फिर ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी निकाला जा सकता है। और ये क्या होता है? मेल्टिंग, इसको TM भी बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं? ये बेसिकली जिस तरह ये बनाया है, इसको ऐसी और ऐसी को टेंजेंट ड्रा करके ये जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। अब इसका जो है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे जो टेंजेंट ड्रा करके ये लेंगे, ये भी M होगा, ये भी C क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और ये भी 0। ठीक हो गया? नहीं, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया ना, तो आप उसी को ले लेंगे, ये इस कर्व को लेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट, अब इसी से ये मेल्टिंग है, ये क्रिस्टलाइजेशन है, ये ग्लास कंडीशन आ गया। अब ये जो कर्व बनती है, इनका अगर आप एरिया ले लेना, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, तो उससे आपको हीट मिल जाती है। वो एक अलग से पूरा टॉपिक है हीट। हाँ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, वो एंथैल्पी लेके फिर आप उनकी काइनेटिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो अप्लाई करके आप डिफरेंट वैल्यूज, एंथैल्पी, गिब्स फॉर एनर्जी, एंट्रोपी, वो सारी थर्मोडायनामिक की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये थर्मल एनालिसिस है, कितना बेनिफिट है इसका? ठीक है। अच्छा, ग्लास ट्रांजिशन के बारे में मैंने भी एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ होगी, एक तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी मटेरियल को मैकेनिकली या थर्मली एक्सप्लेन करना। मैकेनिकली, थर्मली, क्योंकि जब मैकेनिकली आप चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस भी आती है, टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है। बस अगर आपने कोई ऐसा पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स या सिरामिक नैनो कंपोजिट्स बना लिया है,
आपने उसको किसी ऐसी जगह यूज़ करना है जहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो वो कहाँ तक स्टेबल है उसके लिए आपको थर्मोस्टेबिलिटी चाहिए। अब कहाँ तक वो मैकेनिकली स्टेबल है उसके लिए आपको मैकेनिकल एनालिसिस चाहिए, ठीक है ना। तो ये ना हो कि वो उस टेम्परेचर के बाद उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं, साथ में केमिकल भी चेंज हो गए, कहाँ तक रेजिस्टेंट है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चाहिए। तो जब भी कभी कोई आर्टिकल आप पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल एंड थर्मल एनालिसिस, ये चारों चीज़ें जो है वो साथ लेके चलते हैं। ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स एक तो ग्लास फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री यूज्ड फाइंड। बहुत है। अच्छा, ग्लास फॉर्मेशन क्या होता है कि आपने कहा कि a state where glassy state is going to transit into rubbery state। तो वो जो ट्रांजिशन का टेम्परेचर है उसको आप क्या कहते हैं? ग्लास का ट्रांजिशन टेम्परेचर। अच्छा, ये बेसिकली होता किस तरह से है? ये किन मटेरियल्स में होता है? ये क्रिस्टलाइन मटेरियल में कभी नहीं होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन मटेरियल अगर होगा तो वो बिल्कुल इस तरह ही होगा, उसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है और टाइटली पैक्ड होते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल। अगर एमॉर्फस है तो उसमें आपका पॉलीमर कुछ यूं होगा, ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस भी होगी। अगर सेमी क्रिस्टलाइन है तो उसमें कुछ यूं भी होगा और कुछ बीच में जो भी हो टू भी होगा, ठीक है। ये एमॉर्फस, ये मिक्सचर है एमॉर्फस प्लस क्रिस्टलाइन और ये क्रिस्टलाइन, ठीक है। अब चेंज की जितनी ज़्यादा, अब आप इनमें बताएं, आप बताएं आप कि इनमें आपके पास एक एमॉर्फस मटेरियल है, सेमी क्रिस्टलाइन है एंड क्रिस्टलाइन। इनमें चेन जो है पॉलीमेरिक चेन इसमें इजीली मूवेबल है एमॉर्फस में, ठीक है। जिसमें इजीली मूवेबल है उसमें ग्लास ट्रांजिशन की फेज आएगी। तो इसका मतलब है कि ग्लास ट्रांजिशन मतलब क्या है कि आप हार्ड, स्ट्रॉन्ग, टफ मटेरियल से आपने रबड़ी मटेरियल की तरफ जाना है। तो ये तो टफ होते हैं, जब हाईली क्रिस्टलाइन होती है तो बहुत टफ होगा, इसमें तो वो स्टेट आएगी, इनमें आ सकती है। मगर सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल में भी जो फेज चेंजेस होगी वो भी एमॉर्फस रीजन की वजह से, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो कोई एक एग्जैक्ट शार्प टेम्परेचर नहीं होगा, वो एक रेंज होगा, मतलब 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, 50 to 80। जो हाईली क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, प्योर होते हैं, उनमें आपका मेल्टिंग पॉइंट या वो शार्प होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो Yes, ये sir, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है इसकी एक रेंज होगी। कभी भी आपसे पूछेगा इसकी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, आप कहना कि 25 या 90 या 80 है। नॉट एग्जैक्ट टेम्परेचर। इसी तरह जब नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल आप सिंथेसाइज करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप कंप्लीटली होमोजीनियस पार्टिकल सारे बना सकें। और आपसे पूछा जाए कि आपने जो मटेरियल बनाया था उसका क्रिस्टलाइन साइज क्या था, तो आप कह सर 35 नैनोमीटर, वो भी रहेगी उसी के आप ठीक है। अब आपने अब ये देखना है कि अगर उसमें वैक्यूम मीन के फ्री स्पेस है तो वो मूव करेगा। यूजली एमॉर्फस मटेरियल में फ्री स्पेस रहती है, ठीक है, जहाँ पर वो चेन मूव करती है, चेन टूटती है, ठीक है। जब चेन टूटेगी तो अगर पहले वो हार्ड मटेरियल है, एमॉर्फस में है, एमॉर्फस नेचर है, हार्ड स्ट्रॉन्ग भी है, मगर जब आप उसको हीट दी तो हो सकता है कि वो उसमें जो स्पेस है वो चेन टूटे, मूव, जितनी मूवेबिलिटी बढ़ती जाएगी उतना उसका ग्लास टेम्परेचर लेस होता है। इसी तरह अगर किसी मटेरियल में जो है वो क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होगा। अगर किसी मटेरियल में पॉलीमेरिक मटेरियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर
ज़्यादा होगा। सपोज मैं यू लिखता हूँ CH2 CH, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। ये क्या है? नमूना बताओ, इसका क्या नाम है? जल्दी सलमा आप बताओ, किसको आता है? गैस पॉलीप्रोपाइलीन। और अगर मैं ये बनाऊँ, अब इनमें से किसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ग्रेटर होगा? इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें स्ट्रांग होगी? इसमें, तो इसका ग्लास ट्रांजिशन ग्रेटर होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया। मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो उसका मतलब यह है कि उसमें चेंज ग्रेटर है। ज़्यादा अगर लो है तो लोअर है उसमें चेंज, अगर चेंज भी लोअर है तो उसमें स्पेस ज़्यादा होगी। जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जब मोबिलिटी ज़्यादा है तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होगा। क्रॉस लिंकिंग, अगर मटेरियल में क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा है तो उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लो होगा। मैं जानता हूँ, और मुझे वो करता है ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग है ना, मटेरियल आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अच्छा, अगर ब्रांचेस ज़्यादा आ गई हैं, ये देखें आपने, ब्रॉन्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या लीनियर का? जवाब आप बताओ, आपको मैंने कहा ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग में पॉइंट ग्रेटर होगा या लीनियर का? लीनियर का। ब्रांच का क्यों कम होगा? स्पेस। तो यहाँ पे भी अगर हाईली ब्रांच डेंड्रिपर्स बन गए हैं, ठीक है, हाईली ब्रांच बन गए हैं, तो उनमें जो है वो ग्लास ट्रांजिशन होगा। हाँ, फिर ये भी डिपेंड करता है कि उसमें जो आप ब्रांचिंग बना रहे हैं उसको फिर कंपेयर इस तरह नहीं करना कि एक में एलिफेटिक होगी दूसरी में एरोमेटिक होगी, उनको नहीं, एक तरह की अगर आपने कंपेयर करनी है तो फिर हो सकता है कि सेम डेंड्रिपर्स बनाएं, एक में आप ब्रांचिंग में एरोमेटिक कंपाउंड्स ले जाएं, एक में आप ब्रांचेस में एलिफेटिक ले जाएं, तो वहाँ पे फिर इन एडिशन टू वो जो बात है सरफेस एरिया वाली, इन एडिशन टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो, हिंड्रेंस स्ट्रांग हो। अगर हिंड्रेंस ज़्यादा है तो फिर भी स्ट्रक्चर आपका डिस्ट्रप्शन उसमें ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले आप यूज करके इस पे लगा सकते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट जब ज़्यादा होगा तो उसमें हमारी यही कोशिश होती है या हमें यही इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे आप नंबर एवरेज निकालें या वेट एवरेज, मेन के उसमें नंबर ऑफ चेन्स ग्रेटर होती है। ठीक है ना, तो उसमें फिर इंटेंगलमेंट के चांसेस भी होते हैं। अगर मटेरियल में ब्रांचिंग के साथ इंटेंगलमेंट भी हो गई है तो फिर भी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा और क्या है? बस यही बात। प्लास्टिसाइजर अगर आप ऐड कर देते हैं, प्लास्टिसाइजर क्या होगा? कम हो जाएगा क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, मूवेबिलिटी, और उसमें जो है वो एलिफेटिक पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। एलिफेटिक पार्ट जब इंक्रीज हो उसको तोड़ना आसान है ना, अनसर्कुलेशन वाले। ओके, ये समझ आ गई ना कि ग्लास ट्रांजिशन क्या होता है, ये चलता कैसे है और किस पे डिपेंड करता है। ओके, अब एक टेक्निक मैंने आपको बता दी, वो थी ना, दो चीजें, दो चीजें बस। प्लीज 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 प्लीज, ओनली 10 मिनट्स। फिर पढ़ाने अच्छा, फिर हमारे पास है, एक तो हमने DSC पढ़ लिया ना, फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। द अदर पार्ट इज थर्मल मैकेनिकल एनालिसिस। थर्मल मैकेनिकल एनालिसिस, TMA, थर्मल मैकेनिकल एनालिसिस। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपने एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देखना होता है। क्योंकि थर्मल है तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देखो ना, ये जितनी का आपने चीज़ें पढ़ी है ना, उनका अभी ये यूटिलाइजेशन है कि आपको उससे मिलता क्या है।
कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये आपको करना होगा। तो थर्मल है ना, थर्मल जब भी होगा तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। गर्मी का ही फंक्शन होगा फिर जब भी होगा, जी ठीक है ना। अच्छा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्या है? एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट। एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर के चेंज होने से कितनी एक्सपेंशन आई ये? हाँ हाँ यही है, यही होता है। मगर अगर एक कंपाउंड मटेरियल है उसके लिए एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ग्रेटर है, उसका क्या मतलब है? और अगर वैल्यू कम है तो उसका क्या मतलब है? उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन है, जिसका ग्रेटर होगा। थर्मल स्टेबिलिटी कम है अगर ज़्यादा हो। सर अगर ज़्यादा हो फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर है ना। एक्सपेंशन ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी अच्छा होगा। मुसलमानों से थर्मल स्टेबिलिटी कम। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ जाए तो कोएफिशिएंट कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ग्रेटर होने का मतलब ये है कि आपने उसको जो भी टेम्परेचर देते हैं उसका एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है। और एक मटेरियल है जिसमें आप टेम्परेचर देते हैं उसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट लेस है, थोड़ा है अभी, कि वो टेम्परेचर पे ज़्यादा स्टेबल है, जल्दी एक्सपेंड। हाई टेम्परेचर पे स्टेबल। हाँ स्टेबल है ना, वो जिसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कम होता है वो स्टेबल होता है, जिसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ग्रेटर होता है वो लेस स्टेबल होता है। मीन कि आपके पास एक ये अगर ये पार्ट है और एक ये आपके पास ये ले लें, दोनों को हीट लें तो ये जल्दी एक्सपैंड हो जाएगा, ये लेट होगा, तो इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको आपने वर्सेस टेम्परेचर ड्रा करना है। एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वर्सेस टेम्परेचर, तो ये कुछ इस तरह की कर्व बनेगी, ठीक है। इस कर्व से फिर आपने वो मैथमेटिक्स का रूल ये ड्रा करके ये निकालना है जिस वैल्यू का ग्लास पार्टीशन टेम्परेचर। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये रबरी स्टेट होती है, ठीक है। अच्छा, एक होती है विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज, वाई एक्सिस, केमिकल एनालिसिस, डायनामिक, इसमें क्या बनेगी कर्व? इसमें शेड क्या होगी? इसमें चेंज हो रही हो, मे भी शायद स्टेट भी बन सकती है। स्टेट भी नहीं, स्टेट बनेगी शायद। इसमें डिफरेंशियल का जिक्र नहीं है ना? मेरे ख्याल टी में मतलब स्टेट डिफरेंशियल बनेगी, के साथ मैच नहीं करना। स्टेट बनेगी। हमने पहले सारी बातें कौन सी की है? डिफरेंशियल की। हाँ। तो इसको डिफरेंशियल के साथ मैच नहीं करना। अच्छा, कंटीन्यूअस, वेरी गुड, वेरी लाइक टू कंटीन्यूअस नहीं, वो तो होगी। डायनामिक का मतलब यहाँ पे ये है डायनामिक या डायनामिक का मतलब ये है कि आपने टेम्परेचर के साथ मूवेबिलिटी के साथ उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखी। जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसकी रनिंग में दौड़ ना रही हों, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप सपोज आप टेंसाइल में चेंजेस देखना चाह रहे हैं या यंग्स मॉडुलस में चेंजेस देखना चाह रहे हैं। ये नहीं होता कि आप एक दफ़ा फोर्स लगा के रोक के फिर नहीं, ये बात इतनी ठीक है कि कंटिन्यूसली आप उस प्रॉपर्टी में चेंज करते हुए फिर आपको मैकेनिकल बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास वाई एक्सिस पे स्टोरेज मॉडुलस होता है या मॉडुलस कहते हैं। स्टोरेज मॉडुलस क्या होता है कि जो इलास्टिक मॉडुलस होता है, बेसिकली जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है उसको स्टोरेज मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। वर्सेस टेम्परेचर ये कर्व होती है और ये कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। इसमें ये पार्ट है इस तरह चीजें जो बनता है, ठीक है। ये यहाँ तक ये ग्लासी स्टेट होती है, ठीक है। इससे आगे ये थोड़ा स्टेबल, फिर ये रबरी स्टेट आ जाती है और ये यहाँ पे आगे विस्कस स्टेट आ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना,
तो अब ये वो मटेरियल है जिसमें विस्कस वाली भी प्रॉपर्टीज हैं और इलास्टिक भी हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या हैं, विस्को इलास्टिक, विस्को इलास्टिक, जिसमें पहले रबड़ी स्टेट में आएगा फिर हाँ रबड़ी के बाद फिर विस्कस। देखिए ना विस्कस में क्या होता है, विस्कोसिटी फ्लूइड हो जाता है पूरा, रबड़ी में जरूरी नहीं है कि वो फ्लूइड रहे, मूवमेंट होगी मगर प्रॉपर्ली वो फ्लूइड की फॉर्म में इलास्टिक पार्ट उसमें रहता है, मगर उसके फर्दर आप उसको लिफ्ट करेंगे इलास्टिक पार्ट भी खत्म हो जाएगा और फिर उसमें क्या आ जाएगा, फ्लो का विस्कस फ्लूइड टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ एक और चीज होती है जिसका इधर टैन डेल्टा लेते हैं, ये दोनों ग्राफ बन सकते हैं। अब जो टैन डेल्टा होता है वो बेसिकली एक कर्व बन जाती है इस तरह की, यही है ना क्लासिक पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, तो ये ऐसे ही एक कर्व बन जाती है। जब ये वाली कर्व बने तो वो टैन डेल्टा की होती है, ये भी मैकेनिकल के थ्रू आता है, मॉडुलस हो या टैन डेल्टा हो। टैन डेल्टा क्या होता है, विस्कस मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्टोरेज मॉडुलस। ओके, ये टैन डेल्टा की इक्वल होता है। ठीक है, एक कर्व कैसे आ जाती है ये वाली टैन थीटा की कर्व कैसे होती है, उसको ध्यान में रखें थोड़ा सा, बात ही खत्म हो गई। वैसे टैन की तो यहाँ से नहीं शुरू होती है, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन 0 0 यहाँ से होती है। अच्छा जी, सर इसको हम ट्रीटमेंट देंगे तो कब आएगी? हाँ टेंजेंट, इसका जब आपको टेंजेंट प्लान करेंगे ना तो ये सॉफ्टवेयर में ही वो होता है, हम उसको क्लिक करते हैं वो टेंजेंट टैन अल्फा की वैल्यू दे देता है, तो टैन डेल्टा स्लोप वो टेंजेंट ही होता है उसके लिए। और ये है बेसिकली क्या, टैन डेल्टा स्लोप है स्ट्रेस स्ट्रेन का, और विस्कस वाले पार्ट में विस्कस मॉडुलस ओवर स्टोरेज मॉडुलस। ये आपको टैन डेल्टा की इक्वल होता है, तो इसकी आप वो सेपरेट करके बना सकते हैं, मॉडुलस वर्सेस टेम्परेचर, टैन डेल्टा वर्सेस टेम्परेचर। अब मैंने इसको इधर रख दिया है, आप इसको इधर भी रख सकते हैं। अब ये पार्ट इसमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ये वाला, और ये देखिए ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ये एक रेंज है ना, तो ये रेंज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्लास ट्रांजिशन की रेंज है। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का बहुत रोल है, मैकेनिकल थर्मल, और चूंकि ये थर्मल और मैकेनिकल दोनों को जोड़ रहा होता है, ठीक है, इसलिए इसको थर्मल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी लेके आते हैं, थर्मल मैकेनिकल। बंद कर दीजिए, बंद कर दो।